वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायोलॉजी टॉपिक्स हियर। हम शुरू करने जा रहे हैं अपने 10th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। और वही साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो 3 डिपार्टमेंट है मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना बायोलॉजी। सबसे मेजर डिपार्टमेंट है कौन सा, तो वो वहाँ पे बायोलॉजी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा चैप्टर जो है वो बायो का है। और अपनी जो एग्जाम होने वाली है, चाहे फिर वो जीएससीबी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टॉपिक्स रहने वाले हैं किसके, तो बायो के लिए। इसीलिए थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत भी जो है किसके लिए करनी पड़ेगी, तो बायो के लिए करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है आज से हम शुरू करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी की। मेरा नाम करण गजरा है और मैं आपको यहीं कॉन्सेप्ट कैप्सूल के ऊपर ही जितना भी बायो का मटेरियल है वो पूरा कॉन्सेप्चुअली भी हम देखते जाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी देखते जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है अच्छे से यहाँ पे कवर करके निकलना है। सारी चीज़ें आप राइट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में ही। आज का जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर सिर्फ मैं आज ब्रीफ देने वाला हूँ आपको किसके बारे में, तो पूरा जो बायोलॉजी है अपना, वो बायोलॉजी का पूरा कौन से चैप्टर से कितने मार्क का वेटेज होने वाला है, कौन सा चैप्टर के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर के ऊपर 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, या सेक्शन ए जो अपना है, जो वन लाइनर के अंदर क्वेश्चन बन के आते हैं, उनके लिए हम सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। आज तक हमने सुना हुआ तो है कि वहाँ पे बायोलॉजी जो है मतलब कि लिविंग की स्टडी करनी है, इसीलिए वहाँ पे कभी बोला भी जाता था। आप जब देखने जाएंगे तब बायोलॉजी के अंदर जितने भी मेजर साइंटिस्ट है, वो सारे साइंटिस्ट जो है ना, वो ज़्यादातर ग्रीक या तो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसीलिए ग्रीक के अंदर 2 वर्ड थे। 2 वर्ड कौन से, तो वहाँ पे बायोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन लोगों ने 2 वर्ड निकाले। एक था बायोस। बायोस का मतलब क्या होगा, तो बायोस का मतलब जितनी भी लिविंग चीजें थी, हम उन्हें लिविंग बोलते हैं, वो तो लिविंग नहीं बोलते थे। तो उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, बायोस। मतलब जब इंग्लिश के अंदर इनका ट्रांसलेशन किया गया तो लिविंग निकल कर आ रहा है। इसी के ऊपर से हमें पता चला कि जितने भी लिविंग चीजें हैं और उनकी स्टडी जो है, स्टडी का मतलब है वहाँ पे लोगोज। लोगोज वर्ड हम यूज नहीं करते बेटा। जो भी यूज करने वाले वो कौन करते थे, लैटिन। लेकिन हम जो पढ़ने वाले वो इंग्लिश के अंदर पढ़ने वाले, इसलिए हमने दोनों वर्ड जो थे उनको कंबाइन करके अपनी इंग्लिश में एक वर्ड बना दिया, जिसे बोल दिया हमने बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर ये सारे जो भी चैप्टर्स है अपने, वो डिस्कवर, जितने भी हमें कवर करने हैं वो सारे कवर करते जाएंगे वहाँ पे उनके अंदर। उसमें से पहले ब्रीफ मटेरियल दे रहा हूँ आपको कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो बेटा सबसे पहले ये 5 जो अपने मेजर चैप्टर है, वही 5 मेजर चैप्टर हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे लाइव प्रोसेस से। लेकिन आज जो है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज हम कवर कर लेंगे कि लाइव प्रोसेस जो है, हमने बेसिक पता तो है कि लाइफ के अंदर जो है कितनी कितनी प्रोसेस की इंपॉर्टेंस है। और जब हम बोल रहे हैं लाइफ, लाइफ यानी कि हम सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स की बात करना चाहते हैं जो क्या है, लिविंग है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात जब करते हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिविंग किसे बोलते हैं, नॉन लिविंग किसे बोलते हैं। तो इनके लिए जो है लाइव प्रोसेस के अंदर हमें कैरेक्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे कि जिसमें हम प्रोनाउंस कर पाए अच्छे से कि लिविंग, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं। तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम यूज करेंगे बेसिक कैरेक्टर, जिसे हम 100% सर्टिफाइड बोल सकते हैं कि जो भी अपने सामने ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, उनके लिए कौन से ऐसे कैरेक्टर है। तो हम लाइव प्रोसेस के अंदर ही देखने जाने वाले न्यूट्रिशन, कि अगर भाई कोई बंदा अपने सामने खड़ा है, वो अगर न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, न्यूट्रिशन गेन करने से क्या मतलब है अपना, वो पूरा हम डिटेलिंग करेंगे जब हम चैप्टर बाय चैप्टर जा रहे हैं। तब हमें ब्रीफ पता ही है कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं और उसमें से एनर्जी निकालता है उसे क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन कर लिया तो उसके बाद हवा भी तो अंदर बाहर हो रही है, तो जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम किसके अंदर रखेंगे, रेस्पिरेशन के अंदर। और यही रेस्पिरेशन के बाद हम प्रोसेस में पढ़ेंगे कि अगर हमने वहाँ पे न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, उसके बाद रेस्पिरेशन कंप्लीट किया, तो फिर तो बात आ जाएगी सर्कुलेशन की। क्यों सर्कुलेशन की जरूरत है, क्योंकि भाई पूरे सारे जो के बॉडी में के जो जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे सेल जो है रेस्पायर नहीं करते, सारे के सारे जो न्यूट्रिशन पे भी डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करते। तो उनको जो है एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, तो एनर्जी मिलाने के लिए जिस जगह पर न्यूट्रिशन हुआ है, मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई है, जिस जगह पे रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ है, वहां से जो भी एलिमेंट्स बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए हैं अपनी बॉडी में, वही सारी चीज़ों को हमें बाकी के सेल्स को भी तो भेजना है। क्योंकि अगर सिर्फ एक सेल के पास हमने न्यूट्रिशन भेजते रहे, वो खा पी के मोटा होता जाएगा, लेकिन बाकी के जितने भी सेल्स है वो सारे क्या रह जाएंगे, तो पतले के पतले रह जाएंगे। और हमें पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी किसकी, लाइफ प्रोसेस अच्छे से चलाने के लिए सेल के अंदर जो है एनर्जी लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल आई है तो ही जो है ये प्रोसेस परफॉर्म होगी।
और एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए ही इन प्रोसेस की जरूरत है। इसीलिए हमें सर्कुलेशन की प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे एक अपनी टैक्सी है, हम बोलते हैं ना, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हमने ज़्यादातर बात की हुई है कि वहाँ पे अपने जो टैक्सी है बॉडी के अंदर वो कौन रह जाएगी, तो ब्लड। क्यों? क्योंकि टैक्सी का जैसा काम है वैसा ही कुछ काम कौन दे रहा है, अपना ब्लड। एक जगह से किसी को उठाता है, दूसरी जगह आके पटक देता है। तो यही सारी चीज़ें जो हम कहाँ पढ़ेंगे, सर्कुलेशन के अंदर। और वही सर्कुलेशन से जब आगे बढ़ेंगे तो इन तीनों के बाद कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए थी वो मिली। उसके अलावा क्या मिला, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी मिली। तो जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट में वहाँ पे मिली हुई है उन सबको बॉडी में जरा भी रहना नहीं देना है, फटाफट से क्या कर देना है, बाहर निकाल देना। और वो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उनको ही क्या बोलेंगे, तो प्रोसेस को नाम देंगे एक्सक्रीशन। और यही 4 मेजर प्रोसेस के बारे में जब आप स्टडी कर लोगे तब तक अपनी सारी लाइफ प्रोसेस जो वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें जो है जितने भी अपने टॉपिक्स आ रहे हैं, मतलब कि अगर हमें बोर्ड के लिए ज़रूरत है तो वो भी टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगर हमें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एडमिशन लेने वाले हैं, जिसके नीट के थ्रू हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बायो के पोर्शन में, तो वो भी जो है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें अगर अपनी डे टू डे लाइफ में भी जहाँ बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है कि खाना कैसा खाना चाहिए, रेस्पिरेशन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हमें वहाँ पे अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा जब हम डिटेल के अंदर इन सारे प्रोसेस को पढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो है अपना चैप्टर दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब बात करते थे ना ऑर्गन सिस्टम्स की, ये वर्ड बोल के मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिटेलिंग में जा रहा हूँ, लेकिन हमें पता है वहाँ पे कि ऑर्गन सिस्टम जो है कैसे प्रिपेयर हुई है। ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं मतलब कि एक सिस्टम वर्क कर रहा है, किसका, तो मल्टीपल ऑर्गन्स का। और यही मल्टीपल ऑर्गन आर मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ टिश्यूज। और ग्रुप ये जो टिश्यूज थी वो मेड अप ऑफ किसकी थी, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी हुई है। इतने सारे जो सेल मिलके उन्होंने टिश्यू बनाई, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ने क्या बनाया, तो ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर से हमें पता चला था कि कुछ ना कुछ सिस्टम जो है वो लाइफ प्रोसेसेस करवाने के लिए, पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करवाने के लिए वहां पे रखे हुए थे। न्यूट्रिशन के लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, और सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, लेकिन एक्सक्रीशन करवाने के लिए भी अपने अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है। ऐसा ही नहीं कि वेस्ट प्रोडक्ट था तो उसे हमें कोई इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं थी, हमने वहां पे भी इंपॉर्टेंस दी और उनको क्या दिया, तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम दे दिया। इसके बाद इन सबको कंट्रोल करवाने के लिए हमें जो है ज़रूरत थी एक और ऑर्गन सिस्टम की, जिसका नाम हमने रखा हुआ है आज से नर्वस सिस्टम। कि जब से हम पढ़ते जा रहे हैं हमें पता है कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ज़्यादातर हमें पता है हम किसकी स्टडी करते हैं, तो अपने ब्रेन की। और वही ब्रेन की स्टडी के अंदर जब देखने जाएंगे कि किस तरह से कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट, कंट्रोल वर्ड से तो फेमिलियर है। देखो जब भी बायोलॉजी के अंदर जहाँ पे भी हमें ऐसा लगे कि कोई टॉपिक जो है वो ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो वर्ड को पकड़ के उसे तोड़ना शुरू कर दो। अगर वर्ड को तोड़ते जाएंगे क्या होता जाएगा, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मतलब किसी के साथ ऑर्डिनेट करवा रहा है। ऑर्डिनेट करवा रहा है, किसके साथ ऑर्डिनेट करवा रहा है, तो आपस में इन प्रोसेस को और ये सारी प्रोसेस को किसी एक प्रोसेस के साथ कोऑर्डिनेट करवाने के लिए जरूरत थी हमें एक और सिस्टम की, नाम दिया हमने नर्वस सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक नर्वस सिस्टम की। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के अलावा भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम एक और सिस्टम देखती है। सिस्टम का नाम दिया गया एंडोक्राइन सिस्टम। और यही एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हम डिटेलिंग में देखेंगे। बोले कि आज तक कभी सुना हुआ तो था नहीं हमने, क्या होती है एंडोक्राइन सिस्टम। तो बात करेंगे उनके अंदर सारे हार्मोन्स की। हम हार्मोन वर्ड से अच्छी तरीके से फेमिलियर है, भले ही ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है हमें, लेकिन वो सारी चीज़ें हम जो है कवर करते जाने वाले कहाँ पे, एंडोक्राइन सिस्टम की जब आएगी बात। बायोलॉजी के अंदर बहुत ही मेजर पोर्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का, लेकिन हमें एक छोटू सा एक पार्ट दिया हुआ है वहाँ पे, कौन सा, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हार्मोन है सिर्फ हमें ब्रीफ में दे रहे हैं, जितनी ग्लैंड आने वाली है वो सारी हम वहाँ पे पढ़ते जाने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसके बाद एक और ऑर्गन सिस्टम आ रहा है कि अगर इतनी सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी तो अब तो लगता नहीं है कि कोई चीज़ बाकी रही। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे अर्थ के ऊपर अपना जो ये बना बनाया साम्राज्य है उसे ही चलाने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, तो अपनी अगली पीढ़ी की। और कोई पेरेंट को अपनी चाइल्ड बॉडी को इस अर्थ के ऊपर लाने के लिए ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की। और वही रिप्रोडक्शन के लिए अपनी बॉडी में एक हाईली डेवलप्ड लगाया गया है क्या, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन वो तो अपनी बात हुई, अपने पहले से भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो यहाँ पे अपना साम्राज्य जमा के गए थे और अभी भी है, लेकिन सबसे डोमिनेंट हमारा हो गया है। तो जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स से लेके आज तक जितने हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है उन तक सबके अंदर हम पढ़ते जाने वाला है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में नाम ही वही दिया हुआ है चैप्टर का कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब 8th स्टैंडर्ड के अंदर, 7th स्टैंडर्ड के अंदर, 6th स्टैंडर्ड के अंदर हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ लेके आए हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं।
तो सारी डिटेलिंग जो है वो यहाँ पे होती जाएगी। फिर आएगा चैप्टर अपना हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरेडिटी के एवोल्यूशन के अंदर क्या बात करनी है, तो अगर रिप्रोडक्शन में पता चला कि पेरेंट में से कैरेक्टर जो है वो चाइल्ड के अंदर ट्रैवल होते हैं, और वो ट्रैवलिंग की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, और ये इनहेरिटेंस की जो स्टडी है उसी को बोला जाता है हेरेडिटी। साथ में एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा, तो इवोल्यूशन। पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक था कि यहाँ से बोर्ड में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन बन के निकल के आते थे। अब हटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम समझे भी नहीं, समझेंगे इसे। क्यों समझेंगे? क्योंकि हमें ज़रूरत है आगे जब हम बायोलॉजी पढ़ने जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से मन बना के बैठे हैं कि भाई डॉक्टर से हमने को लेना देना है ही नहीं, हमें डॉक्टरी करनी ही नहीं है। लेकिन हम जितने बच्चे पहले से डिसाइड करके बैठे हैं वो तो खास जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते जाएंगे कि इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है अपनी बायोलॉजी में। बायोडाइवर्सिटी का जितना भी पॉइंट है वो अगर अच्छे से क्लियर करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी इवोल्यूशन की। यहाँ पे अपनी प्रॉपर बायोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर हम थोड़ा बहुत बायोलॉजी और सोशल साइंस जो है अपना उन दोनों को मिक्स करेंगे और एक छोटा सा चैप्टर बनाएंगे, कौन सा, तो अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट के अंदर जो हम क्या देखने वाले हैं, तो सारे एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एनवायरनमेंट पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि डेफिनेशन वगैरह देंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद जो है इनके अंदर भी एक सिस्टम वर्क करेगा। बोले कि इतने सारे सिस्टम पढ़ लिए फिर भी एक सिस्टम आ रहा है, तो ये सिस्टम जो है वो अपना बॉडी का सिस्टम नहीं है, वो किसका सिस्टम है, तो एनवायरनमेंट का नाम दे दिया हमने उसे इकोसिस्टम। और वही इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर थोड़ी बहुत थियरी, 3 से 4 उससे रिलेटेड थियरी पढ़ेंगे। वही थियरी में से हमें सेक्शन ए अपना क्लियर करना है, क्योंकि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में इकोसिस्टम यानी कि अपने अवर एनवायरनमेंट चैप्टर से बन के आने वाला है, और ये आएंगे ही, प्रेडिक्टेड है। अगर हमें पता है अभी से कि भाई पेपर में यही आने वाला है तो करके ही निकलेंगे ना वहाँ पे। इसके बाद जो है 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस के अंदर मैं बताता जाता हूँ कि सारे चैप्टर जो है उनके अंदर मेन हाईलाइटेड टॉपिक कौन से है। सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर अगर बायोलॉजी में कोई है अपना, तो वो है पहला ही अपना चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, तो मेजर जो है कितने पॉइंट है, तो इतने 4 प्रोसेसेस तो हमने बात की कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की जरूरत है। लेकिन वो किन में पढ़ना है, अभी तक जब बात करते जा रहे थे तब सिर्फ एनिमल 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 चल रहा था, मतलब ह्यूमन 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 चल रहा था। लेकिन बात वहाँ पे किसकी करनी है, तो प्लांट की भी करनी है, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना समाज है वो सोसाइटी का ही पार्ट है ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही है। तो उन्हीं के अंदर हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की बात भी करते जाएंगे। लेकिन इन सबको समझने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है किसके, तो लाइफ के, वहाँ पे समझना ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, और इसीलिए जो ज़रूरत है हमें कि क्या पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, तो आज तक जानते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे तो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे ये जो अपनी ऑर्डर बनने वाली है अभी, वो ऑर्डर हमें अच्छे से मतलब दिमाग में एकदम ही बैठ गई कि अगर अपनी बॉडी में कोई फंडामेंटल यूनिट की बात करने जा रहे हैं तो फंडामेंटल यूनिट अपनी बॉडी का कौन सा है, तो 9th के अंदर पूरा चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, कौन सा है, तो सेल। और वही सेल जो है अगर सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो है स्ट्रक्चरली हो या फंक्शनली हो, मतलब स्ट्रक्चर देखे तो भी सिमिलर दिखने चाहिए, काम करते हुए दिखे तो भी क्या करते हुए होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हुए होना चाहिए। इसलिए उनको एक ग्रुप में डाल दिया तो क्या बना देंगे, वो एक टिश्यू फॉर्म करेंगे। और वही टिश्यू जो है अगर सिमिलर टिश्यूज अगर ग्रुप बनाएगी तो क्या बनाएगा, तो वो ऑर्गन बनाएंगे। और यही ऑर्गन जो है अगर साथ में काम करना शुरू कर दे तो फिर एक तंत्र वर्क करेगा। कौन सा सिस्टम काम आ रहा है वहाँ पे, तो ऑर्गन सिस्टम अपना काम दिखाना शुरू कर दे रहा है। और सेल के ऊपर से हम जो है क्या करके आए वहाँ पे, तो सेल के ऊपर से 2-3 कैटेगरी बना के आए थे ऑर्गेनिजम्स की। कौन सी 2 कैटेगरी मेजर बनाई थी हमने, एक थी यूनिसेल्युलर और दूसरी थी मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर के अंदर बात करता था कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही है, मतलब इन सबको उड़ा दिया। अगर जो है अपने पास सिर्फ क्या मल्टी सेल्युलर, तो इन सबको तो काउंट करना है, कहाँ तक जाना है, मल्टी सेल्युलर में भी हम जो है प्रिमिटिव से लेके हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम वाले तक जाएंगे। अपने अंदर कैसा हो गया, तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है। एक दौर था जब डायनासोर्स भी इस अर्थ के ऊपर जो है अपना साम्राज्य जमा कर बैठे थे, तब जो है उनके पास क्या थे, तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम थे। फिर उसके बाद 2-3 धमाके हुए और हम निकल के आ गए वहाँ पे। तो जो जब हम आए तो ऑर्गन सिस्टम जो वो क्या हो गया, इतना हाईली डेवलप्ड हुआ है भाई, अपना डाइजेशन जो है उतना डाइजेशन किसी का भी इतना अच्छा नहीं है। रेस्पिरेशन जितना अपना अच्छा है, रिप्रोडक्शन जितना अपना अच्छा है, वो सारी चीज़ें जो है उनको मिला के ओवरऑल पता चला हमें कि ऑर्गन सिस्टम जो है अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो इसी के ऊपर से ये बेस है। लेकिन इनके अंदर जब यहाँ तक तो हमने पढ़ा हुआ है, इनके अंदर भी ऑर्गेनल्स पड़ी हुई है, तो ये ऑर्गेनल्स जो है वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है। किस काम में आएगी, तो कोई भी प्रोसेस करते जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए वहाँ पे कि ये प्रोसेस हमने जब पढ़ी थी एज अ कॉन्सेप्ट,
कैप्सूल हमारा टारगेट यही रहता है कि हम क्या करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट जो है बच्चों तक अच्छे से पहुंच जाए। इसीलिए जो हमने क्या किया, तो इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल है वहाँ पे हमने रट भी लिया होगा, अगर समझ लिया तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उनके अंदर जितनी ऑर्गेनल जो है वो डायरेक्ट अटैच करती है किसके साथ, तो ऑर्गन सिस्टम के साथ। अगर आप बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेशन का काम है, अगर आप बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेशन का काम है, लेकिन रेस्पिरेशन भी होता तो किस लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे ही है। तो सेल के अंदर भी जो वो कौन सी ऑर्गेनल के अंदर होने वाला है, तो वो वहाँ पे हमें अच्छे से देखते जाना है। तो बहुत सारी ऑर्गेनल है, उसमें से हमने पढ़ी हुई है जैसे क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएगी गोल्जी एपरेटस, और ये गोल्जी एपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीज़ें हमने जो है अच्छे से डिटेल के अंदर देखी हुई थी। क्या देखा था इनके अंदर, तो सबके अंदर हमने फंक्शंस भी देखे, स्ट्रक्चर्स भी देखे, और इनके ऊपर से पता चला कि जब कोई सेल टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, और लास्ट में जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप करता है, तो ऑर्गन सिस्टम जो भी फंक्शंस करते जाते थे वहाँ पे, वो सारे फंक्शंस तो हमने अच्छे से पढ़े ही है। कहाँ पे पढ़े थे, तो ऑर्गेनल्स के लेवल पे पढ़े थे, लेकिन 10th के अंदर आते आते थोड़ा तो डेवलप करवाएंगे। तो क्या डेवलप करवाया हमने, तो वहाँ पे जो है सारी ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को ही एज ए ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे वहाँ पे, कि कोई बेस जो है वो तो सेल ही बनाने वाला था, लेकिन जब जुड़ के इतना बड़ा सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस दिखाएगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या करवा रहा था अपना, फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता था, रिप्रोडक्शन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करवाता था, तो गोल्जी एपरेटस। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़े लेवल पे देखेंगे। कौन सा बड़ा लेवल आ गया अपना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, कौन से ऑर्गन सिस्टम्स है अपने पास, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे वहाँ पे कि ऑर्गन सिस्टम कौन से है। जिस तरह से हम क्लास में एनर्जी लेकर बैठते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बताना है कि ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला जब जुबान पे ही होता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि खाना तो जो है सबको बहुत ही ज़्यादा हजम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो है देखने जाएंगे कि कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा अपना, कि खाना खाया, हवा भी ले ली अभी, अब इन दोनों को मिला दिया वहाँ पे, तो फिर जो है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बनी है जो हमें क्या करनी है, बाकी के सेल्स को भी तो देना, अकेले अकेले नहीं लेते जाना है भाई। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम, या तो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम हमने लगाया गया है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की वर्क करेगा। पता है भाई, दिल का मामला हो गया है तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़रूरत पड़ेगी हार्ट के बारे में पढ़ने की। इतनी चीज़ें हो रही है, अभी अभी बताया था कि अगर ये तीनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो तीनों जो है क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ज़्यादातर अपने अंदर जो है हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में यूरिया होता है, हमने पढ़ा हुआ है यूरिया। अगर नहीं पढ़ा है तो हम केमिस्ट्री के अंदर एक बार जो है रिवाइज करेंगे उनके अंदर, लेकिन उनको एक्सक्रीट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है पॉइजन है, जितना ज़्यादा बॉडी में रहेगा उतना ही जो है वो अंदर डैमेज देता जाएगा। इसलिए हम क्या करते जाएंगे, तो उनको एक सिस्टम है अपने पास, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम ही है, इसी के थ्रू क्या करेंगे, तो उन्हें बॉडी के बाहर जो है एक्सक्रीट कर देंगे। इतने सिस्टम मेजर है। इसके अलावा इन सब के ऊपर जब हम बोलते हैं कि भाई कोई बच्चे को जो है ज़रूरत है केयरिंग करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी जैसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर करने की। सारा ही जो सोसाइटी है अपना वो केयर करने लगता है। सबसे ज़्यादा केयर कौन करती है, तो माँ करती है। इन सब की भी सबसे ज़्यादा जो है वो केयर कौन करने वाली है, तो वहाँ पर माँ आएगी। और माँ जो है सारी ऑर्गन सिस्टम्स की कौन रहने वाली है, तो नर्वस सिस्टम। क्यों है भाई, क्योंकि सिर्फ दिल से तो सोच लिया यहाँ पे, अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी दिमाग से सोचने की। दिमाग से सोच के जो हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे, कहाँ पे, तो नर्वस सिस्टम में। इसके साथ साथ और भी सिस्टम आ रहे हैं नर्वस सिस्टम, जैसा अभी हार्मोन्स की बात करते थे, तो आएगा कौन सा, तो एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सारे हार्मोन्स की बात करनी है बेटा, और कोई बात नहीं करनी है वहाँ पे। सारे हार्मोन मतलब कौन कहाँ से रिलीज हो रहा है और कहाँ जाके अपना फंक्शन दिखा रहा है। अगर फंक्शन दिखा रहा है तो क्या फंक्शन दिखा रहा है, इतनी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर इतनी सारी प्रोसेस जो अच्छे से काम कर रही थी, ये इतनी बॉडी जो यहाँ पे सामने खड़ी हुई है, किसके बेस के ऊपर खड़ी हुई है, तो उसके लिए अपना सिस्टम आएगा कौन सा, तो स्केलेटल सिस्टम। ये ही स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे जो है ना किस लिए बने हुए हैं, तो एक प्रॉपर लिविंग बॉडी को जो है मेंटेन करने के लिए। और ये मेंटेनेंस की जो प्रोसेस है उन्हीं को तो बेटा हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारी जो है जितनी भी प्रोसेस है हमें लिखती जानी है वहाँ पे, साथ में बार बार रिवाइज भी करनी पड़ेगी। जब भी कोई ऑर्गन सिस्टम दिमाग में आ रहा है, तो उनके जो फंडामेंटल्स है, उनका जो बेस है, वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में एक बार रिंग कर जानी चाहिए। अगर ये रिंग कर रही है वहाँ पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपना चैप्टर आ रहा है माँ का, मतलब कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह से हम किसी का भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं।
अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कोई वर्क कर रहा है तो उसकी पता जो है वो पता चलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अगर जो है जम्मू के अंदर अटैक हो रहा है तो हमें दिल्ली में बैठे बैठे नहीं पता चलेगा। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बम वहाँ पे फूटा है, मतलब हम शांत नहीं बैठ सकते ना। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एक्टिव हो गया तो साथ साथ में बाकी सारे सिस्टम को एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं। अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो एनर्जी निकलेगी नहीं। तो इसीलिए सारी प्रोसेस को जो एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। तो इनको जो है टेलीग्राम सेंड करना पड़ेगा। या तो अभी जो है टेलीग्राम का ज़माना गया, आप सीधा जो है मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं। ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या करेंगे, तो सारे सिस्टम को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये मैसेज भेजने के लिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कौन सा सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की। हम मैसेजेस को जो है थोड़ा इनोवेटिव फॉर्म में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बोलेंगे उसे अब इम्पल्सिस, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी ने पहले से ही ये इवोल्व कर दिया है। उन्होंने क्या बोला, तो अब मैसेजेस को जो है नया नाम दे दिया इम्पल्सिस, जो कि हम आगे जब मेडिकल स्टडीज में जाएंगे तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तब मैसेजेस हम नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा, इम्पल्सिस। तो नर्वस सिस्टम एनिमल के अंदर है, प्लांट के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है, इसलिए उनके अंदर नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। सोचना उनको पड़ता है जिनको चलना है। अब चलना ही नहीं है, जिन्हें एक जगह पे पूरी लाइफ खड़े रहना है, उनको सोचने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए नर्वस सिस्टम तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, उनके अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। कैसे होगा, इसी चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बात की थी हमने बीच में कि हॉर्मोन्स भी होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर सिर्फ हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की। जरूरत पड़ेगी एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से पढ़ने की। नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी कवर करेंगे। किन में, तो पूरे एनिमल्स के पोर्शन में किस चैप्टर में बात करनी है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। फिर आ जाएगा अपना चैप्टर वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे पता तो है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दोनों के डायग्राम भी पे पढ़ के आया है, और उन्हीं डायग्राम के अंदर थोड़ा बहुत मसाला जो है हम ऐड करेंगे। मतलब एक दो चीज़ें जो है आपने सिर्फ वहाँ पे ड्रॉ करी हुई देखी होगी, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे हम जो है सारे आंसर्स क्लियर करेंगे कि कौन से पोर्शन को क्या बोल रहे हैं और किस पोर्शन का क्या काम आ रहा है वहाँ पे, कि रिप्रोडक्शन करवाने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इस तरह से जो हम पूरा वहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए सिर्फ इतना जरूरी नहीं कि मेल और फीमेल के लेवल पे बात करें। जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, बोले कि ये तो क्या हमें पता ही नहीं है, तो हम रिप्रोडक्शन के अंदर शुरू ही ऐसे करेंगे कि उनके दो मेजर टाइप, दो मेजर इनके दो हथियार है, उन्हीं के साथ शुरू करेंगे कि कौन सा हथियार कौन से ऑर्गेनिज्म यूज करता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन यूज करता है, सेक्सुअल कौन यूज करता है। और उसी में जब सेक्सुअल के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल होने वाला है अपने सिलेबस का। इसीलिए जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट जो है लास्ट तक समझने जाएंगे, और कहाँ तक, तो अपने ह्यूमन तक समझने आ जाएंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर। लेकिन कैसे मल्टी सेल्युलर, तो सिर्फ प्री डेवलप्ड नहीं, हाईली डेवलप्ड मल्टी सेल्युलर तक क्या करेंगे हम, रिप्रोडक्शन की स्टडी जो है इन ऑर्गेनिजम्स में करते जाएंगे। ऐसा एक वहाँ पे स्लैंग हो जाता है वहाँ पे कि भाई यूनिसेल्युलर के अंदर ज़्यादातर हम एग्जाम्पल के तौर पे किसे लेते थे, तो अमीबा को। तो बात ये करनी है कि अमीबा से लेके हाईली डेवलप्ड, मतलब कि ह्यूमन है अपना अमिताभ, नाम तो सुना हुआ है भाई, ये अमिताभ बच्चन जी हो, वहाँ पे अमीबा से लेके अमिताभ तक हमें क्या करनी है, सारी ऑर्गन सिस्टम स्टडी करनी है। और इनकी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी वहाँ तक बात करनी है कि अमीबा से लेके ह्यूमंस तक बात करते जाना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किस तरह से, तो मेल और फीमेल के दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। वहाँ पे डायग्राम जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, और खास करके जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट रह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसका, तो अपने जीएससीबी बोर्ड के जितने भी पेपर सेटर्स है वो सारे सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट रहता है किसकी ओर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से एमसीक्यूज जो है सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अपने अंदर जो भी प्रोसेस करता है वो लिमिटेड एरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन जो है कौन कंज्यूम करता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसीलिए ज़रूरत है हमें वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की। लेकिन हम दोनों ही जो है अच्छे से क्लियर करते जाएंगे कि 12th तक जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इतनी सारी चीज़ों करने के बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आगे चल के कभी 12th के अंदर एक पूरा चैप्टर क्रिएट करने वाला है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उनके अंदर क्या करेंगे, हम बातें ऐसे बताएंगे कि भाई रिप्रोडक्शन के बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये भाई जो टॉपिक है पूरा मामला है सोसाइटी के अंदर क्या है, तो बहुत ही हमें शर्मिंदगी दे देता है अगर हम किसी में खुले में बात कर देते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कि बच्चों को जो है गाइड किया जाए वहाँ पे, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उनके टॉपिक के ऊपर भी अच्छे से
क्लियरेंस चाहिए, इसीलिए हम वहाँ पे बात करते जाएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसके बाद जो है अपना टॉपिक आ रहा है वहाँ पे कि अगर रिप्रोडक्शन हुआ और उसके बाद जो है पेरेंट में से चाइल्ड बॉडी जो है बोर्न हुई, तो वो उनके अंदर कैसे कैरेक्टर लेके आएगी, मदर जैसे लेके आएगी, फादर जैसे लेके आएगी, या तो दोनों से अलग ही कैरेक्टर निकल रहा है, या तो दोनों में से किसी की एक जो है एक आइडेंटिकल कॉपी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेगी, तो पता करने के लिए वहाँ पे अपने पास दिया हेरेडिटी। अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ रहा है कि हाँ 100% कॉपी होके नहीं आया है, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी दिखा रहा है, मतलब हेरेडिटी तो है ही, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, तो वेरिएशन भी आ रहा है कि थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरिएशन आता है कि मदर जैसी जो आइज हो रही है, पापा जैसा नाक हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्लाइटली जो है थोड़ा बहुत क्या आया था, वेरिएशन आया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया वहाँ पर तो इन भाई साहब का है, कौन है, तो मेंडल। और ये मेंडल ने जो है अपनी अलग अलग बहुत सारी थियरी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, सारी तो नहीं, लेकिन हम थोड़ी बहुत जो है थियरी यहाँ पे मेजर जितनी भी 3-4 थियरी है वो सारी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और एज अ कॉन्सेप्चुअल मटेरियल अपने पास ऐड होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या था भाई, कुछ नहीं था, बोलते थे ना कि क्या कुछ नहीं था तो क्या था, तो ब्रह्मांड की शुरुआत से लेके अर्थ जो इतनी आज डेवलप, आज की तारीख में जो आज जब हम खड़े हैं तब देख रहे हैं कि अर्थ इतना डेवलप हो गया है, तो इतनी सारी जो इवोल्यूशन हुई है वहाँ पे, वही इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो सारी चीज़ें हम इनके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के अंदर बात करेंगे जितने जितने प्रिमिटिव अर्थ थी, उसके बाद डेवलप्ड अर्थ हुई, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आए, और फिर हम पहुंचे आज तक कहाँ पे, तो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तक पहुंच गए। ये सारी बात जो है इनके अंदर ब्रीफ के अंदर लेता जाऊंगा, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में अपनी बोर्ड की एग्जाम में इनकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। कौन सी बोर्ड की, तो 10th की बोर्ड की, 12th की बोर्ड की एग्जाम आएगी तब खास करके ज़रूरत पड़ेगी इवोल्यूशन की। नीट भी इस टॉपिक के ऊपर जो है थोड़ा बहुत 2-3 MCQ बना के निकल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे अपना प्रॉपर बायोलॉजी जो है, मतलब जब बॉडी के अंदर जो बात करनी थी वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। लास्ट पॉइंट आएगा अपना कौन सा, तो अवर एनवायरनमेंट। और अवर एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ हम बात कर अपने ही एनवायरनमेंट की बात करनी है भाई, तो वहाँ पे क्या बात करेंगे, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, उनके अंदर ये एक छोटा सा सिस्टम आ रहा है, बोलेंगे अब कौन सा सिस्टम, तो कौन सा, अभी अभी बात हुई थी अपनी, कौन सा सिस्टम है, तो इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट देखेंगे, उनके ऊपर साथ में रिलेटेड थियरी देखेंगे। इसके बाद जो है चला जाएंगे कहाँ पे, तो सीधा फूड चेन और फूड वेब। ऑलरेडी टॉपिक हमें पता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे। एमसीक्यूज जो है इनके ऊपर से बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू निकल सकते हैं, इसीलिए थोड़े बहुत एमसीक्यू सोल्व करते जाएंगे। ओजोन जो है क्या है, हमें थोड़ा बहुत ब्रीफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से हम जो ओजोन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। और फिर ज़रूरत पड़ेगी वेस्ट डिस्पोजल मेथड की, कि जो कचरा हमने पैदा किया है वहाँ पे, वही सारा कचरा तो कहीं पे काम पे लगाना पड़ेगा। अगर काम में लग सकता है तो काम में ले लेंगे, ज़रूरत पड़ रही है तो हटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। किस तरह से किया जाएगा, सारी मेथड ऑलरेडी हमें पता है। ये सारी चीज़ें वही जो हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो है क्या होने वाला है, तो यहाँ पे पूरा जो अपना ब्रीफ था इस तरह से चलेगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई चैप्टर के मार्किंग्स होने वाली है तो लाइव प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही चैप्टर के पीछे पड़े रहना पूरे साल। जब हमें लास्ट तक जाना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी यहीं पे कवर होने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट कैप्सूल के ऊपर। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और वहाँ पे जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं वीडियो देखने के बाद, आज तो ब्रीफ था, ब्रीफ के अंदर भी अगर कोई डाउट रह गया है अपना, तो वो भी सारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आओ। यहाँ पे हम जो है अगले जब सेशन नेक्स्ट सेशन शुरू होगा तब से लाइव प्रोसेस इस चैप्टर के साथ ही शुरू करेंगे। 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस हम वहाँ पर डिटेलिंग के थ्रू लेते जाएंगे। हमें सिर्फ साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाना है। इतने भी साथ साथ में एक ट्रिक क्वेश्चन जो है वहाँ पर लगाता जाऊँगा, वो क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क रहेंगे, जो आपको जो है कॉमेंट सेक्शन के अंदर वापस से बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है अपना आज का सेशन कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।